रूटीन में कोई चीज़ हो नहीं पा रही जो आम आदमी के साथ जुड़ी हुई चीज़ हो, वो चीज़ें हो रही हैं जो बीजेपी को सूट करती हैं। बीजेपी के लिए फ्रूटफुल है, कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल है, आम आदमी की जो फुटबॉल है उसमें क्या है? जिन्हें बीच बीच कोशिश की थी सबने लगा कि हंसियां फटाफट ही आ जाना सधरेंगे बाहर कुछ दा सुपना होगा बड़ गई सुख भाइयां दा भनते झाड़ छुड़काते जी सुपने वाले बीजेपी ने टिकट देनी है ना इन्हें देंगे दोबारा। नो होता नहीं मुझे लगता मेरे इस पर तो मैं डाउटफुल है कि सुख भाइयां पहले बोली था बोले जिथो जिथो मार मारा जिथो जिथो दूमा साहब दे बंदे ने है ना डायरेक्ट मंडिया सारा चली गया कि दूमा साहब दे रहनी खुद ही जड़ा भी साफ करनी है, अनुराग ठाकरे ही जड़ा साफ करनी है। समझ नहीं लगा कि इस चक्कर को मारे के बाय डिफॉल्ट हाँ करी आना तो बाकी जेडे बड़े नेता इन्होंने साइडा करी दी तो इयां ना अगली बार भी फिर सुखू आई रिज पर खड़ोते हो थले बैठे हो मन लिया कि बीजेपी आई आंदी है पावर है ना मरे सर पे चुक्की ने फिर कांग्रेसियां दे गले बड़का है तो बीजेपी आने गल करे मैं तो दस एक बार तक स्कीम चलनी है ले क्या मुझे लगा आखिरी साल इन्होंने ना डीए भी खोल देना 1500 भी खोल देना कहीं बीजेपी वाला फिर सही खड़वाएंगे दिखी कि ये क्या होया तो अंजो क्या 24 घंटे एक बीमारी लगी रहती है खुरक लगी रहती कि भाई मैं लकड़ी गढ़ना चाहे जो मर्जी हुई है रवीश तो पत्रकार बोलिंदे हाँ इतू पत्रकारिता करन तो संजो गाला गड़ींदे तो अंज सू खूफ तू कुतां ते मिली जांदा भी एडा बड़ा गाल मेल हुई है पिछे दी चीफ सेक्रेटरी वाला मसला था तो हाँ फिर जिथु जाने चुंग लाई थी किसी भी नोटिफिकेशन पर उदय भाई ये नहीं लिखा होंगे कि इस कारण ने ये लगाया हाँ शायद कारण दा बंद कमरे दे होंगे ओंकार भाइया ना भी था हिमाचली बड़े भारी खुश थे कि काबिल अफसर आई जाना। अधिकारी कभी कागजों के कच्चे नहीं होते तो हाँ भी बड़े साल पत्रकारिता करे बढ़िया सरकार तो दिखी है तो हाँ कई सरकार वही नेता सरकारों में अच्छा तरीके से चलाता है जो अधिकारियों पे भारी होता है जिसका दिमाग जिसका एक्सपोजर अधिकारियों से ज्यादा होता है नेता का जिस नेता का। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं पुराने पूरत में चाहे वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल रहे इवन GS बाली रहे। आजकल हिमाचल कैसा चल रहा है? बस अब हिमाचल बस चल रहा है मतलब बड़ा दुख वाला सीन है। जयराम ठाकुर 5 साल मुख्यमंत्री रहे। जयराम ठाकुर ने डिक्लेयर किया कि जो बल में एयरपोर्ट आएगा वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरे दिले पर बीता दी कांगड़ एयरपोर्ट सुखू भाइयां ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ तो जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ना जयराम ठाकुर हो रहा था उसी की इट नहीं लगी 5 साल इत्थों तक घरे पुटने की तैयारियां ना इत्थे भी ड्रीम चल रहा। मैं तो जो बोला ना कि अगर नेता स्ट्रॉन्ग है ना तो अफसर काम करते हैं नहीं तो फिर ये होता है कि शाम को 5 बजे हाथ में छतरी है और माल रोड की सैर हो रही है क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ही विकसित हो गए हम ना बहुत ही विकसित हो गए काम ही नहीं है करने के लिए। अगर इस लिहाज से देखा जाए जिस तरह से आपकी खबरें आती है मैसेज सा सामने आ जाता है कि 8-10 करोड़ से नीचे तो किसी अफसर की कोठी ही नहीं है। चंडीगढ़ आओ कभी किसी दिन फ्री हो गया ना मैं आपको न्यू चंडीगढ़ घुमाऊंगा और न्यू चंडीगढ़ जब आपको घुमाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 500 गज की कोठियां हैं वहाँ ना। किसकी? इंडस्ट्रियलिस्ट की अफसरों की हमारे अंदर हम खाना खाने बैठे थे तो आप अपने मोबाइल की स्क्रॉलिंग पे लगे हुए थे तो एक फोटो दिखी मेरे को बड़ी खूबसूरत फोटो कोठी बहुत खूबसूरत कोठी है एक अधिकारी की है। अब अधिकारी की है या जो सत्ता में हिस्सेदार थे और किसकी सरकार में सत्ता में हिस्सेदारी थी चाहे वो ऑफिसर थे चाहे वो कोई और था। लेकिन गरीब कौन है? हिमाचल प्रदेश। हाँ आपदा से ग्रस्त कौन है? हिमाचल प्रदेश। तनख्वाहें किनको नहीं मिल रही? हिमाचल के आम जनता को अफसरों को नहीं। बिल्कुल 6,000 की नौकरी में वो क्या खाएगा? आप कमरों में जाके देखना उन लड़कों के भाई साहब एक कमरे में 6 लड़के रह रहे हैं। हमारे बच्चे वहां पर जाकर भेड़ बकरी की तरह सो रहे हैं वेतन उनको नहीं है। और ये मैं इसलिए बद्दी बोल रहा हूँ क्योंकि बद्दी से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे 20-15 मिनट की दूरी पे न्यू चंडीगढ़ है और अफसर वहाँ कोठियाँ डाल रहे हैं और कोई नहीं पूछ रहा उन कोठियों को जाके। बद्दी बरोटी वाला से मेरे को याद आया आजकल बहुत गरमाया हुआ है मुद्दा और आपने भी कोई कमी नहीं रखी उस मुद्दे में। उन्होंने बताया है कि जो मैं पैसा इकट्ठा करता था वो मैं ऊपर अधिकारियों को देता था। ये एक अखबार की कटिंग है मुझे नहीं पता कितने ATM ऐसे चल रहे हैं आप सोचो। बद्दी जिसी पोस्ट की मिलती जेड़ा जे बड़े खुले हत्थां दा दानी हो है। जो भी चीज़ गलत होगी उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है और समाज कौन है? समाज आम आदमी हम है समाज बड़े नहीं है। ये जो विदेश यात्राओं पे जाते हैं कुछ नहीं मिथ है अब मैं कुछ नहीं हकीकत मेरे मालिक में आप मुझे बताओ कि इस डेलीगेशन में कितना डेलीगेशन का हिस्सा है? सवाल पूछने से विपक्ष भी नहीं पूछेगा क्योंकि विपक्ष 5 साल बाद तो हमने जाना विपक्ष की सरकार आने उन्होंने नहीं जाना। इसी तरह से एक और इशू था अपने कर्नल धनीराम शांडिल जी जाने वाले थे लेकिन कर्नल धनीराम शांडिल का विदेश जाना जो मुद्दा बन गया। लीक कहाँ से हुई? सोचो
अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। जब पत्रकार बरादरी की बात आती है तो उसमें हमारे आराध्य जो हैं वो भगवान नारद है, और नारद जी की जो करैक्टर था, या था नहीं कहना चाहिए, करैक्टर है, हमेशा जीवंत हैं, और वो अब पत्रकारों की भूमिका में हैं। वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उसमें यही होता था कि जगत का भला हो, चाहे असुरों को सलाह देनी पड़े, चाहे देवताओं को सलाह देनी पड़े। तो उसी नारद श्रेणी में हैं हमारे अरविंद कंवर, जो कि खबर नाउ के संपादक हैं, और आज बाय चांस कांगड़ा में मुलाकात हुई। स्वर्गीय GS बाली जी का चतुर्थ श्राद्ध था, तो यहाँ पर ये भी आए थे। तो बात करते हैं, मैंने बात करी नारद की। कंवर साहब, इतने भी क्या नारद भगवान के चेले बन जाना कि जीना किसी को नहीं देना आपने? मैं ना बड़ी बार सोचता कि एक बार मेरा दे इंटरव्यू होए उदयवीर पठानी जिस में जो तारीफ दे मिले, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब तो हाँ था पहले क्वेश्चन चाहिए नहीं पूछे आल क्या चाल क्या, सीधे नारद लोग जो पहले लोग परेशान होंगे इस करके करो, तो हाँ फिर शुरू हो जाते हैं। बड़कई उन्हें चक्कर ये है कि ना आल 21 दे खरे, ना चाल 21 दी खरी है। आल सरकारा दे खरे नहीं, कहने चाल बीजेपी दी खरी नहीं, ठीक है ना। तो इस आह लोगों का बेड़ा गर्क है ਜਿਹੜੇ ਠੱਡ ਦੇ ਠੱਡ बैठे होंगे जाइने। पर एक होंदा कि हमेशा सवाल ਜਿਹੜਾ सत्ता पक्ष ने होंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ जो क्या 24 घंटे एक बीमारी लगी रहती है, खुरक लगी रहती कि भाई मैं लकड़ी गढ़ना चाहे जो मर्जी हुई है। पर मैं सवाल सत्ता ते नहीं करता, मैं विपक्ष ते भी कर लेंदा। हाँ कर दे, मतलब सवाल तो मेरे दोनों तरफ है ना। विपक्ष वास्ते तो ये सवाल होंदा ਤੁਹਾਡਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ जो क्या ऐसी बीमारी पई हो कि भाई ਤੁਹਾਨੂੰ जो ते कुछ बोल ही नहीं होता। देखा, दो तरीके तो पत्रकारिता समझो। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकार 2014 के बाद 100 काल लुप्त हो गए, जो यूट्यूब पे आ गया ना, चाहे वो रवीश है, चाहे वो ABCD है ना, सब बोल दे सारा दिन कि गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया जैसा है मोदी के खिलाफ खबरें नहीं करता है, मोदी सरकार की चीजें नहीं निकालता और हम निकालते हैं। ठीक है, निकाल दे भी तो हिमाचल च जाली सा काम अगर मैं करा दे तो हाँ करा दे, सभी तो सत्ता के खिलाफ निकाल करा ना कि सत्ता की कमियां नहीं निकालते। सा अगर हाँ सत्ता की कमियां हिमाचल च कटा, चाहे बीजेपी दी हो या कांग्रेस ही हो, तो फिर हाँ दूसरी पार्टी के चहेते की हो जाते। कहीं जी ना खरा लगता ना कि जेड़ा इलाज बीमारी दा नहीं मिलदा साडे ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੇ। तो मेरी गल नहीं समझे, तो फिर से अपनी सहूलत की गल हुई है ना। हाँ, कि अगर मान ली थी कांग्रेस की सरकार है कन उसकी कोई कमी कढ़ी थी, तो हाँ होई है बीजेपी के बंदे। ठीक है, उत्थे जेड़े से कमियां नहीं कढ़ा दे सभी बीजेपी के बंदे हुई है, तो दोनों पासे इको दे की हो जाना। रवीश तो हाँ पत्रकार बोलिंदे, हाँ इतू पत्रकारिता करन तो संजो गाला कढ़ींदे, बिल्कुल कढ़दे। ये क्या चक्कर है, हरकतां नहीं होनी साड़ियां शायद ही ना। हाँ लगदे नहीं ना, रवीश साहब तो मैं दाढ़ी रखी ली होना आजकल ना। हां जैसा मैं ना ताला कल्चर पत्रकारां नु लगदा नहीं। गाड़ी खुरक है दाढ़ी चटी याद ही ना जाइने, खुरक और वधी है चोर वधी। ये तो पंगा कहने दाढ़ी बदे को रखी। व्यवस्था परिवर्तन का अधिकार एक ही आदमी है, थोड़ा है संजो भी है। हाँ भी सोचा थोड़ी सी व्यवस्था परिवर्तन कर ली अपने चाहे ना। सुखू भाई मैं बिल्कुल मुंह मिलाने तैयार नहीं था, पर ना फिर पंगा ले लिया। पर मैं गल खाई है कि व्यवस्था परिवर्तन का हक सिर्फ तो नहीं है, चाहे बंदा दाढ़ी है व्यवस्था परिवर्तन करा दे अपने चेहरे पर अपनी सहूलत के हिसाब ने। बिल्कुल बिल्कुल जी। खैर बड़ गई जो नारद भगवान जी का मैं जिक्र किया, जी सू खूह फतू कुतां ते मिली जाता भी एडा बड़ा गालमेल हुई है। पिछे दी चीफ सैकटरी वाला मसला था, तो हाँ फिर जिथों जाने चुंग लाई थी कि के पंत वो होंगे, वो फलाने वो होंगे, फिर तो पहले कुतां ते पेत मिली है सारा ही। देखा जरा काम जेन्युइनली करा ना, तो उससे तो इन्फॉर्मेशन आनी है। कहने जाना तो जो लगता बंदे कुछ लगता कि यार इस दसदा करने नहीं जाए कि कुछ खबर बेची देनी है या कोई चीज इसका सौदा कर लेना है, तो इन्फॉर्मेशन आनी बंद हो जानी है। इन्फॉर्मेशन तो आती बंदे ते नेटवर्क तक क्रिएट होता है, लोगों ये लगता कि इस नेटवर्क की वर्थ है। अगर इफ वी शेयर एनीथिंग विद दिस पर्सन तो इन्हीं से खबर करनी है, इन्हीं से खबर लगानी है, इन्हीं से खबर की तहकीकात करनी है, तो ऐसा ऑटोमेटिकली सामाजिक लोग है ना। मुद्दे ये गल्ला भरावा भाई था क्या सीन क्या है अंदर इधर। अच्छा सह दिखाओ तो हाँ देखा 2 नोटिफिकेशन है। हाँ 2 प्रभु सक्सेना रिटायर हुए। हाँ हुए। पहली नोटिफिकेशन आई कि संजय गुप्ता को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया और प्रभु सक्सेना को हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया। और के पंत जो है वो ओवरऑल है, मतलब वो कुछ बोले नहीं पर समझिए इशारा देता। फिर रात हुई रात दे बाद प्याग फिर हुई, कहने फिर नोटिफिकेशन चेंज हुई। के पंत बनी है चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रभु सक्सेना रहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन, कहने संजय गुप्ता बनी है कार्यकारी मुख्य सचिव। अब तो हाँ दसा कि ऐसा क्या होगा, क्या होया शायद पूछा ना। देखो ना मैं जो मेरी समझ है, मेरी अपनी जो एक इंफॉर्मेशन है,
संजय गुप्ता पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे। तो रिसेंटली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक नियुक्ति हुई जो आईएएस या आईएफएस के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार देखने के लिए एक विभाग के अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया। किसको? प्रवीण गुप्ता। ठीक है, उन प्रवीण गुप्ता के ने संजय गुप्ता दे बीच बड़ा जबरदस्त प्यार है पुराना ना। जाली संजय गुप्ता पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उन्होंने कई नोटिफिकेशन जिस उन्होंने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से चिट्ठी लिखी कि ऐसी ऐसी जानकारियां आती हैं तो इसकी जांच करवाई जाए, इन अधिकारियों की जांच करवाई जाए। विशाल कैमरे पर फोकस कर, इन्हें खबरों पर मत फोकस कर। तो सह जांच करने वास्ते उन्हें चिट्ठी लिखी। ठीक है, विभाग से भी चलो अनिल जोशी मेंबर सेक्रेटरी थे, तो उन्हें एक 3 मेंबर कमेटी बनाई कि जांच की जाए। ठीक है, सह उन जांच तो कुछ भी नहीं हुई क्योंकि संजय गुप्ता चेयरमैन थे, उन्हें भेजी थी मुख्य सचिव जो, तो सह जांच रुकी उठी, उन्हें परमिशन ही नहीं आई। अब आप सोचो कि संजय गुप्ता फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन आ गए, वो जो फाइलें नहीं चली हुई थी वो द्वारा चलनी थी, और संजय गुप्ता तो पहले ही थोड़े से परेशान थे क्योंकि सीनियर है, मुख्य सचिव लगना था, आप लगा नहीं रहे हो, आप उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाने जा रहे हो। तो जब वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे तो फिर वो फाइलें खुलेंगी ना, तो उन्होंने फाइलें खोलनी थी। तो रातों अब आप सोचो कि मेंबर सेक्रेटरी ऐसे तो नियुक्ति नहीं हुई, उसकी भी तो कोई कारण होंगे ना। आप आईएएस और आईएफएस की जगह किसी को लगा रहे हो, क्या चक्कर होगा भाई? ये तो सरकार जाने ना। नहीं ये कार्य देखो, किसी भी नोटिफिकेशन पर उदय भाई ये नहीं लिखा होता कि इस कारण ने ये लगाया। हाँ, शायद कारण दा बंद कमरे दे होंगे, तो बंद कमरे दे कारण उन बंद कमरे च रहना दिंदे ने ना। समझा कर ना। अच्छा, फिर तो बोलना फिर ज्यादा नाराज हो जाना, तो बंद ही रहना। तो भाई कुत्ते दा कुत्ता बैरी त नारद भगवान जी, मैं मिंजो भी थोड़ा तुहा नहीं है ना, तुहा तो फिर तुहा भी बंद कमरे च आके डिस्कस कर लेने हो ना मेरे ने, तुहा कैमरे च मत देखा खाई जंदे। हां, पत्रकार मतियां गल्लां, चलो ऐ नहीं होगा, जरूरत है पर कई दिखा पता क्या समाज च रहना, समाज च कई चीज़ां खाना पौंदियां, कई चीज़ां नहीं दसना पौंदियां, कई चीज़ां अंडरस्टैंड कर लैनियां चाहिदियां। तो जेह्ड़ी अंडरस्टैंड जेह्ड़ा करियै सह समझदार आदमी है, बाकी तो फिर चल ही है। और जिसे समझ नहीं आए उससे फिर सब ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत भी नहीं है समझने की ना, क्योंकि सब उसे बसे की गल भी नहीं है कि ना, सब उसका सब्जैक्ट है, जिसका सब्जैक्ट है सब पहली लाइन च समझ आंदा कि गल क्या है। सब्जैक्ट दी ऐसी तही दे दियो ने रही है ना, 5 जनोटी मरी है। तो इथों क्या होया ना, था क्या गलांदे चंबे वाले क्या भाई है ना, ओंकार भाइया ना भी था, हिमाचली बड़े भारी खुश थे कि काबिल अफसर आई है ना। काबिल अफसर यही तो सबसे बड़ी गल हुई है ना, बढ़ के तो फिर से गल नहीं समझे। काबिलियत की डेफिनेशन क्या है? काबिलियत की डेफिनेशन आपका डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स वर्क नहीं है, काबिलियत और भी चीज़ें चाहिए। सह हुण काबिलियत नहीं होनी ओंकार शर्मा, सरकार नहीं ना चलती पर कई सरकार काबिलियत कई तरह की दिखना पौंदियां। ओंकार शर्मा और वास्ते एक काबिलियत तो सदी है कागजात पक्के होन, और है कागजात पक्के सबूत तो भी चलाया कि भी जी इंक्वायरी थी पहले जी की ओंकार भाई है अज सरकार बिठाना पई, जिसके पीछे क्या चक्कर होगा। तब एक धीरे 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 अब सीबीआई चल रही है, जांच बढ़ रही है, एजेंसियां जब काम करने लगती हैं तो परतें खुलने लगती हैं। फिर 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो परतें एजेंसी खोलें या फिर आप खुद ही खोल दो। खुद खोलने नौबत, अब खुद खोलने की, खुद खोल के फिर बोलेंगे एजेंसियों को कि ये था जी, अब हमें लगता है कि ये इसमें गड़बड़ी ये हुई है। इससे पहले कि एजेंसी आपको खोलें, आप ही खोल दो अपने आप ही जाके कि कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि देखो, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अगर कोई ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है तो वो गलतफहमी का शिकार है। जो ये सोचता है किसी भी सरकार, जो ये सोचता है कि मैंने ये कर दिया है अब इसके बाद मेरा कुछ नहीं होना इसमें, वो गलतफहमी का शिकार है। अगर अच्छा किया है तो सामने आएगा, अगर बुरा किया है तो सामने आएगा। अधिकारी कभी कागजों के कच्चे नहीं होते। तो हाँ भी बड़े साल ते पत्रकारिता करे, बढ़िया सरकार तो दिखी है, मैं कहने तो कई सरकार बड़े केस अधिकारी बड़े पक्के होंगे कागजां दे बड़का जी करे, उन्हें जेह्ड़ियां नोटिंगां बनाई होंदी है ना, सह नोटिंगां ना फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, 3 बिंदु लगाए ने छोड़ना। सी जांच एजेंसी में जो अफसर बैठे हैं ना वो भी अधिकारी हैं, ठीक है, whether they belong to IPS कैटेगरी और they belong to IAS कैटेगरी, पर दोनों अधिकारी हैं, दोनों ने UPSC क्लियर किया हुआ है, दोनों के एक ही जैसी शिक्षा दी जा रही है। एक को कानून पढ़ाया जाता है, एक को एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों को फुल स्टॉप, पैरा, बिंदी सबका नॉलेज होता है। वो नोटिंग में पढ़ लेता है किसने यहाँ फुल स्टॉप लगाया तो इसका मतलब इसका क्या मायने हैं। तो अधिकारी पक्के होते हैं, इसलिए अधिकारी ही सरकारों पे राज करते हैं। वही नेता सरकारों में अच्छा तरीके से चलाता है जो अधिकारियों पे भारी होता है, जिसका दिमाग, जिसका एक्सपोजर अधिकारियों से ज़्यादा होता है, जिस नेता का। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं पुराने पूरब में, चाहे वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह रहे, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल रहे, इवन GS बाली रहे। ये वो नेता थे जिनके पास
नॉलेज था, एक्सपोजर था, जिन्होंने दुनिया देखी, तो वो अधिकारी की फाइल के पहली लाइन से बताते थे कि अधिकारी बोलना क्या चाहता है, और अधिकारी भी पहली लाइन से समझ आता था कि नेताजी या मंत्री जी बोलना क्या चाहते हैं। दैट वाज अ म्यूचुअल आंसर। अब नहीं है, अब वो ना नेता रहे, ना वो अधिकारी रहे, ना वो अंडरस्टैंडिंग रही, अब तो चल रहा है बस। जी, इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है, इनका तो चल रहा है। आज की डेट में देखा जाए, आजकल हिमाचल कैसा चल रहा है? बस अब हिमाचल बस चल रहा है, मतलब बड़ा दुख वाला सीन है। बहुत सी डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं। मैं देखो उदय भाई, मैंने पहले भी एक बार आपसे बात की थी, नॉट अबाउट दिस गवर्नमेंट। जयराम ठाकुर 5 साल मुख्यमंत्री रहे। जयराम ठाकुर ने डिक्लेयर किया कि जो बल में एयरपोर्ट आएगा वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट समझते हैं आप? हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे दिले पर बीता दी कांगड़ एयरपोर्ट सुखू भाइया ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ, तो सर जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ना जयराम ठाकुर हो रहा था, उसे एक इट नहीं लगी 5 साल ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪੁੱਟਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਇੱਕ इट नहीं लगी 5 साल। पूरा एरिया डिफाइन करता। केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा कर दी 1000 करोड़ हिमाचल प्रदेश में नए अड्डे के विस्तारीकरण के लिए दे रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट। आप सोचो कि किस लेवल पे हम अपनी स्टेट को लेके जा रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट भाइयों के प्यार से दुनिया देख ली, ठीक है ना। उस दुनिया में मैंने जिस तरीके का लोगों का, मैं टोक रहा हूँ, इस आदमी को देख के दिल जलता है, आहें निकलती हैं कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੜ ਮਸਰੇੜ ਚਿਹੋਲ ਸਕੋ ਨਗਰੋਟਾ ਬਗਵਾ ਇਹ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੰਟਰੀ। ਚਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰ हाँ तो सर मैं जड़ियाँ ऐसा दुनिया देखी, लेकिन उस उन्हें दुनिया के कई हिस्से हैं जी टोपोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिमाचल कने मैच कर दी, ठीक है। अब उस जिन्हें नेताशाही साढ़े ने मैच नहीं ना कर दी होनी, बस एग्जैक्टली नहीं पता एक और समस्या है उदय भाई। मैं तो जो बोला ना कि अगर नेता स्ट्रॉन्ग है ना तो अफसर काम करते हैं, नहीं तो फिर ये होता है कि शाम को 5 बजे हाथ में छतरी है और माल रोड की सैर हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ही विकसित हो गए हम ना, बहुत ही विकसित हो गए, काम ही नहीं है करने के लिए, इतने विकसित हो गए। सवेरे ट्रेजरी खुल रही है, नोट दनादन पड़ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहा है, लोग खुश हैं, है ना, क्या जरूरत है, चलो माल रोड। नहीं भाई, यहाँ पे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अगर इस लिहाज से देखा जाए, जिस तरह से आपकी खबरें आती हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि जो इशारे मिलते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, तो एक मैसेज सा सामने आ जाता है कि 8-10 करोड़ से नीचे तो किसी अफसर की कोठी ही नहीं है ना। पत्रकारों की भी बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसमें पुराने पत्रकार सो कॉल्ड, जिनका जिक्र भी होता है, वो मैनेज कर जाते हैं। पब्लिक को मैनेज कौन करेगा? अब मेरा पहला सवाल का हिस्सा था 8-10 करोड़ की कोठी होना। आप उदय भाई चंडीगढ़ आओ कभी, किसी दिन फ्री हो गया ना, मैं आपको न्यू चंडीगढ़ घुमाऊंगा, ठीक है। मैं तो बड़ा पुराना बसा हूँ चंडीगढ़ में, मैं आपको न्यू चंडीगढ़ घुमाऊंगा, और न्यू चंडीगढ़ जब आपको घुमाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 500 गज की कोठियां वहाँ ना। किसकी? इंडस्ट्रियलिस्ट की, अफसरों की, हमारे। अब देखने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार किसी ने ये श्वेत पत्र लाती है कि किन किन अधिकारियों ने पिछले 10 साल में 12 साल में स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से इस बात की परमिशन मांगी है कि मैंने फलानी जगह पे कोठी बनानी है, घर बनाना है, और मुझे परमिशन दी जाए, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि कितने अधिकारियों ने उन कोठियों को बनाने के लिए परमिशन ली, और जब वो परमिशनें ली तो कितने गज की ज़मीन की बात की, कितने गज ज़मीन के ऊपर कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, वो आपको पता लगेगा। वो बताएंगे हमने जी लोन लिया बैंक से, 50 लाख की टोटल अमाउंट थी, 30 लाख रुपए लोन ले लिया, उसकी किस्त जा रही है, 20 लाख रुपए मैंने प्रोविडेंट फंड से निकाल लिए, 50 लाख का ले लेना। भाई आप आओ, आप नाराज होंगे, जब आप अंदर हम खाना खाने बैठे थे तो आप अपने मोबाइल की स्क्रॉलिंग पे लगे हुए थे, तो एक फोटो दिखी मेरे को, बड़ी खूबसूरत फोटो, कोठी बहुत खूबसूरत कोठी है, एक अधिकारी की है। अब अधिकारी की है या जो सत्ता में हिस्सेदार थे, और किस किस सरकार में सत्ता में हिस्सेदारी थी, चाहे वो ऑफिसर थे चाहे वो कोई और था। देखो ये बड़ी अजीब सी रचनाएं हैं, इनके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। ये पिछली सरकारों में भी होती रही, इस सरकारों में भी रची जा रही है। अब वो एक बड़ी लंबी कहानी है ना। मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कभी उन रचनाओं के ऊपर करना जो पिछली सरकारों में भी घटी, इन सरकारों में भी घट रही है। मैंने आपको बोला आप चंडीगढ़ आओ, मैं आपको कोठियाँ दिखाता हूँ, आलीशान कोठियाँ दिखाता हूँ। आप हैरान रह जाओगे कि अगर अधिकारियों की इतनी बड़ी कोठियाँ हैं तो उन व्यापारियों की कितनी बड़ी कोठियाँ होंगी जिन व्यापारियों को ये परमिशन देते हैं। लेकिन गरीब कौन है? हिमाचल प्रदेश,
हाँ, आपदा से ग्रस्त कौन है? हिमाचल प्रदेश। तनख्वाहें किनको नहीं मिल रही? हिमाचल के आम जनता को, अफसरों को नहीं, अफसर पहली तारीख को। कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन वालों को नहीं मिल रही होगी, है ना। जो बेचारे आउटसोर्स पे लगे उनको नहीं मिल रही होंगी, है ना। किसी दी तनख्वाह 5,000 होनी, किसी तनख्वाह 5500 रुपये होनी। मंजो कदी को 10 से जाके ऐसा 50,000 कर 5500 घर किंग चलांगा, चाहे कुछ उम्र च जाके ब्याह करगा, कहीं कुछ उम्र अपनी फैमिली रखगा। एक ज़माना था उदय भाई बद्दी में इंजीनियर 6,000 की नौकरी कर रहा था। यू जस्ट इमेजिन 6,000 की नौकरी में वो बद्दी में कैसे रहेगा? बिल्कुल 6,000 की नौकरी में वो क्या खाएगा? आप कमरों में जाके देखना उन लड़कों के, भाई साहब एक एक कमरे में 6-6 लड़के रह रहे हैं, बिल्कुल एक एक बेड पे शिफ्ट के हिसाब से सो रहे हैं। नौकरियों की एडजस्टमेंट की हुई है कि एक मॉर्निंग शिफ्ट में जाएगा, एक इवनिंग शिफ्ट में जाएगा। भाई मेरे को गुस्सा आ गया, इस बात पे रोक रहा हूँ। खुद के लिए कितने कितने कमरे आप लोगों को चाहिए? अगर आपके हॉस्टल्स भी है ना, वहाँ पे कितने BHK का जो फ्लैट है वो आप लोगों के पास होता है, और हमारे बच्चे वहाँ पर जाकर भेड़ बकरी की तरह सो रहे हैं, वेतन उनको नहीं है और शिफ्टों में सोने पड़ रहा है। तो आप लोग कहाँ सोए होते हैं? अरविंद, मैं आपको भाई बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसा फेस सामने लाया जो कि ज़रूरी है आम आदमी के सामने। आप ये सोचो कि यहाँ पे बात चलती है कि हमारा DA नहीं आया, हमारा ग्रेचुटी नहीं बढ़ी, हमारा ये नहीं बढ़ा, वट एवर। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर में कोई सर्विस करता नहीं इस गवर्नमेंट की, तो मुझे ज़्यादा DA वगैरह समझ नहीं आते। पर कभी तुम्हें पूछा कि प्राइवेट सेक्टर जो मुंडा 6,000 की नौकरी करा, 7,000 की नौकरी करा, उसकी एनुअल ग्रोथ क्या है? कभी नहीं पूछना, ठीक है। तुम कभी उस पर कोई मिनिमम वेज फिक्स कितना कितने होंगे? तो तुम कभी कहीं जाके चेक कितना उन्हें पंगा क्या है? मैं जो कोठियों की बात कर रहा हूँ उदय भाई, अगर आप मिनिमम वेज चेक करने जाओगे तो मिनिमम वेज में आपको पता है कि इस इंडस्ट्रीज को मालूम है कि अगर गवर्नमेंट के मिनिमम वेज के हिसाब से मैं सैलरी देने लगूंगा तो मेरा महीने का 15 से 20 लाख रुपए खर्चा बढ़ जाएगा। बेटर है कि साहब आए, साहब रजिस्टर चेक करें, रजिस्टर चेक करने के बाद साहब चाय पिए और साहब बोले सेवा पानी हो गई। उस सेवा पानी से उदयवीर पठानिया हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों लड़कों की सैलरियां नहीं बढ़ रही हैं, हजारों लड़कों की सैलरियां नहीं बढ़ती हैं। इसी में खुश रहना कि आज मेरे इलाके से बद्दी के लिए नेताजी ने बस शुरू कर दी। इसी में खुश रहना कि नेताजी ने एक फैक्ट्री में फ़ोन किया और आपकी नौकरी लगवा दी। और ये मैं इसलिए बद्दी बोल रहा हूँ क्योंकि बद्दी से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे, 20-15 मिनट की दूरी पे न्यू चंडीगढ़ है। हाँ है। और अफसर वहाँ कोठियाँ डाल रहे हैं और कोई नहीं पूछ रहा उन कोठियों को जाके। अगर आप हिमाचल प्रदेश किसी भी कमीशन से, किसी भी विजिलेंस से, किसी से भी इंक्वायरी करा लो, आप पता करो हिमाचल प्रदेश के कितने अफसरों की कोठियाँ न्यू चंडीगढ़ में, फिर चेक करना आप, ठीक है। और नुकसान क्या हो रहा है? हिमाचल के बच्चों की सोशलिज्म खत्म हो रही है। सोशलिज्म खत्म हो रहा है, ना वो अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकता है। बीवी पेरेंट्स के साथ गांव में रह रही है, उसको वहाँ वो रख नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ रखना, ठीक है। घर के अंदर क्लेश बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी शादी हुई है वो अपने पति के साथ रहना चाहिए। तोड़ के रख दो नेताओं, तोड़ के रख दो, ठीक है ना। लोगों का सारा सोशल इकोनॉमी खत्म हो रही है, सारी सोशल। अच्छा, मजबूरी उसकी है कि उसको वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। बड़े नहीं, 1 इंच नहीं बड़े अंदर वाली तरफ। आपने कोशिश ही नहीं की। मैंने आपको क्या बोला कि मैं दुनिया के उन कोनों में घूम के आया हूँ जहाँ पे हिमाचल जैसी ज्योग्राफी है, हिमाचल जैसा सिस्टम है, हिल्स है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने लोकल एरिया के अंदर रोजगार क्रिएट किए। उनको शहरों में नहीं जाता है। जर्मनी के पास एक जगह है, छोटी सी बात रखूँगा, वहाँ मैं एक दिन चला गया। मैं एक ठूस मारनी, मैं भी गया। हाँ, जहाँ जगह ना लिया। 30,000 की आबादी थी उस जगह की। हाँ, जब मैं गया था तो इतनी करी उन्नी है ना, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਾ। 30,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ 'ਚ ਨਾ 30,000 ਦੀ आबादी से शहर 'ਚ ना बड़े बड़े कोट शोरूम और बड़े बड़े मार्केट्स। मैं बड़ा हैरान, मैं अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट था एक, मैं उससे पूछा, मैंने अरे इतना ये ताम झाम शोरूम ये सब, आबादी कितनी है? कहते हैं 30,000। मैं कहा फिर चल कैसे रहा है? पता आता कौन है यहाँ पे और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उसे बोला भाई साहब यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बेर की फैक्ट्री है। 30,000 आबादी, उस कंट्री का एक गांव, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बेर की फैक्ट्री। इसलिए क्योंकि बेर के लिए जो आपको जौ चाहिए वो वहाँ पे पैदा होता था, उन्होंने वहीं प्लांट खोल दिया और दुनिया वहाँ बुलाई। तो हाँ भी लाई दिया मैं एक दी बारे वाले खानी शराबा फैक्ट्री लाई दिया, रोजगार तो मिल जाएगा। नहीं शराबा ही फैक्ट्री लगा दे, पर शराबा फैक्ट्री उत्थे लगा दे जितना शराब वाले इंटरेस्ट है, जितना ऐसा सोचता है कि मुझे 1 रुपये स्क्वायर मीटर जमीन मिली है, पानी भी सरकार ते मिली है ना, बोर करा से बोरा पानी पीने वाला है नहीं है। नोबडी इज आस्किंग ना। तो हाँ सोचा कि जमाने मोहन मिक्कर ने लगाई ब्रूरी, तो ब्रूरी ने कितना रोजगार दिता था आस पास एरिया।
आप मुझे बताओ दूसरा प्लांट कौन सा लगा? कोई भी नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश के गाँव में क्यों नहीं जाते हैं? आपने शराब तो बनानी है ना, आप बद्दी में प्लांट लगा रहे हो, आप ऊना में टालीवाल में प्लांट लगा रहे हो, आप परवाणु में प्लांट लगा रहे हो, आप काला में प्लांट लगा रहे हो, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? आने नहीं देंगे ना, ये आगे बढ़ने देंगे ना हिमाचल। आप अंदर घुसोगे तो हिमाचल का बच्चा अंदर रहेगा ना, अपने एरिया में रहेगा। इन्होंने बोला ये बार। अब अगर आप अपने गांव में है ना 10,000 रुपया, तो बंदा बोलता है शाम को घर जा रहा है। बिल्कुल। एक चूल्हा जल रहा है, घर बने हुए हैं, वहाँ चूल्हा कहाँ जल रहा है यार भाई? कभी जाके देखना भला। अब तो फिर भी थोड़ा सा स्तर सुधरने लग पड़ा, लड़के एडवांस हो गए, बाहर जाने लग पड़ा, एक्सपोजर आने लग पड़ा। मैं तो जब मैंने तो ये नहीं, ये तो लड़कों को बड़ी उपलब्धि गिलवा देंगे। नहीं, मैं लड़कों का एक्सपोजर बोल रहा हूँ, उन लड़कों का, इनका नहीं। तो इन्होंने तो बोलना हमने लड़कों को जलील किया, हमने लड़के बाहर भेजे, जलालत से वो और आगे बढ़े, तो जलालत देने का क्रेडिट भी सरकारों को मिलेगा। बद्दी कभी आओ ना, मेरे को तो बोलता है कि मैं बद्दी जाता हूँ, बद्दी कोई सो काल बोला कि बद्दी जाकर, मैं बद्दी जाता ही नहीं। ठीक है, मैं बद्दी सिर्फ तब जाता हूँ जब मैं बद्दी में ये देखने जाता हूँ कि बद्दी के हालात क्या है। मैं बद्दी में किसी अफसर को नहीं मिलने जाता। कोई अफसर बना दिया बद्दी आप लोगों ने। कोई अफसर मेरे को ये बोल दे बद्दी में आके आज तक कि मैं उसके कमरे में आके चाय पी के गया हूँ, ठीक है, मैं नहीं जाता बद्दी। बयान नहीं होने तो जानता ही नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਸਟੂੜੇ ਬਿਆਨੀ तो दिखेंगे जरकन लादा पता कि कुछ रिपोर्ट चली है कि मैं हाथंगे ना ट्रांसफर हुई है, इस करके मैं यूं ना नौकरी पे चाहिए, मैं जानता ही नहीं। मुझे भी तो मेरे भी तो सामाजिक फर्ज है ना, ये मेरी वजह से कोई ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए। एक विंग ऐसा बैठा है सिस्टम च जेड़ा सारा दिन ये दिखता रहता कि मैं पा दा क्या। फिर ये गप कजो सामने होंदी कि बद्दी जिसी पोस्ट की मिलती जेड़ा जे बड़े खुले हत्थां दा दानी हो है। दादा ही तो फिर कोठियां पौनी है, फिर कोठियां की पौनी सदान अप्पू ये वास्ते मतलब पहले अप्पू दा भी होदा, तुहां दा भी होदा, औरां दा भी होदा, सारे दा चलिया ना। पर आ लगता थे बद्दी बरोटी उसकी कीमत तो है ना, somebody is paying for that, उसकी कीमत है ना। जो भी देखो, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ उदय भाई, भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार की कीमत कोई पे कर रहा है, कोई कर रहा है ना पे, और उसका किसी ना किसी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो भी चीज़ गलत होगी उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है, और समाज कौन है? समाज आम आदमी, हम है। समाज बड़े नहीं है, समाज बड़ा आदमी नहीं है। एक IAS को पहली तारीख को तनख्वाह नहीं है, अगर पहली को संडे तो 30 को आया नहीं, एक दिन एडवांस है ना। आम आदमी को नहीं मिलेगा, आम आदमी को नहीं, 3 महीने 4। आम आदमी, अब दिवाली आने वाली है ना, बद्दी में देखना बेचारे कैसी चिट्ठियाँ लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे अपने इंडस्ट्रीज को, सर घर जाना है 3,000 रुपये एडवांस दे दिया जाए। एडवांस, हाँ एडवांस लिखा जाएगा, 3,000 रुपये एडवांस दे दिया जाए, दिवाली पे घर जाना है। आप चेक करवा लेना कितनी चिट्ठियाँ भी जाएंगी मैनेजमेंट को। अगर यही हकीकत है जिस तरह से कंवर साहब बता रहे हैं, तो फिर सरकारों की हकीकत क्या है, हमारे यूथ की हकीकत क्या है, सोचिएगा ज़रूर। खैर, बद्दी बरोटी वाला से मेरे को याद आया, आजकल बहुत गरमाया हुआ है मुद्दा, और आपने भी कोई कमी नहीं रखी उस मुद्दे में कि ये जो गिरफ्तारियाँ, ED की रेड, ये वो क्या सीन है भाई? देखो भाई, मैं सरीन को बहुत टाइम से जानता हूँ, लेट मी कम टू द सरीन ओनली, है ना। मैं सरीन को बहुत साल से जानता हूँ, और मैंने उनको कई बार ये बात समझाने की कोशिश भी की कि जो सिस्टम होता है ना, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से चलता है। जिस दिन उनको अपनी सहूलियत मिलनी बंद हो जाएगी ना, ये सिस्टम जो है वो आपको पहचानने से इनकार कर देगा। पर उनको शायद लगता था कि वही सिस्टम चलाते हैं, वो सिस्टम नहीं चला रहे थे, सिस्टम उनको चला रहा होता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब जब वो ज़रूरतें ख़त्म हो गई, अब जब आप फंस गए, तो आप सिस्टम आपको जानता ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है, एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक अखबार में लिखा था कि जी उन्होंने ED को बहुत से अफसरों के नाम बताए हैं। उन्होंने बताया है कि जो मैं पैसा इकट्ठा करता था वो मैं ऊपर अधिकारियों को देता था। ये एक अखबार की कटिंग है, मुझे नहीं पता कि सच्चाई कितनी, क्योंकि ना तो ED ने कोई प्रेस नोट जारी किया है, ना हमने निशाद सरीन से बात की है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप वही जो मैं वापस वहीं पहुँच गया, कोठियाँ, युवाओं के साथ, उनके रोज़गार के साथ खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। लेकिन अगर अफसर ये बात एक जांच एजेंसी को बोल रहा है, तो आप सोचो कि इस प्रदेश के अंदर ऐसे कितने अफसर होंगे जो पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन वो हिस्सेदारी पहुंचा रहे हैं। कितने ATM ऐसे चल रहे हैं, आप सोचो। लेकिन इन सारे ATMs के चलने के बावजूद प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा फिर इन ATMs में पैसा कहाँ से आ रहा है? ATM तो चल रहे हैं भाई, ये लेटेस्ट है ना, ED ने गिरफ्तार किया, और ऐसा भी माना जा रहा है कि और भी गिरफ्तारियां होनी। तो ये ATM में फंड कहाँ से आ रहा है, और वाया कहाँ से आ रहा है? मजबूर कौन कर रहा है फंडिंग करने को? बड़ी बात तो ये है कि अगर सच्चे पक्के हैं तो कोई भी फंडिंग नहीं करेगा। सच्चा पक्का कैसे होना भाई?
आप मेरी बात को समझो, अगर एक उद्योग बद्दी में लग रहा है या प्रोंटा साहब में लग रहा है या कालाम में लग रहा है, उसके अंदर 50 लिटिगेशन है। उन अब मेरी अगर फैक्ट्री लग रही है, मैंने मान लिया कि एक फैक्ट्री की इन्वेस्टमेंट पे 100 करोड़ रुपए खर्चना है, मेरे को अगर सिस्टम 6 महीने पैरालाइज कर देगा, 6 महीने मेरी उस फैक्ट्री को बनने के लिए लिटिगेशन क्रिएट कर देगा कि ये परमिशन नहीं है, वो परमिशन नहीं है, यहाँ पे सर्विस में एस छोटा लिख दिया, ये बड़ा होना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा? मैं बंदा ढूंढूंगा जो ये मेरे 50 करोड़ के ब्याज लग रहे हैं ना, मेरे 50 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, मेरा खर्चा, मेरा एक दिन काउंट हो रहा है, मैं क्या करूँगा? मैं एक व्यक्ति ढूंढूंगा कि भाई मेरा काम जल्दी करा दे। मेरा काम जल्दी कराने के लिए व्यक्ति क्या बोलेगा? ये तो नहीं बोलेगा कि आती बार प्रसाद ले आइयो, बेसन ले आया, उठी थे अगर वाले दुकान थे, दूसरा प्रसाद मांगेगा ना, तो वो ATM में फिल हो गया, ATM चल पड़ा, परमिशन आ गई। आम आदमी का क्या चला? आम आदमी का कुछ नहीं चला। फिर मजे की बात यह है कि फिर वो जो 50 करोड़ रुपए जिसने लगाए फैक्ट्री बनाई, उसका पहला काम होगा कि वो जो मैंने ATM में डाला, डिपॉजिट किया है, उसको कैसे वसूलना। हाँ, वो तो करेगा ना, घाटा कौन खाएगा? लाला है, घाटा तो नहीं खाएगा। फिर वो बोलेगा मैंने अभी ATMs को वसूलना है, तो क्या करेगा? तो वो फिर कहाँ जाएगा? आम आदमी फिर उस ATM को दिए गए खर्चे की वसूली का जरिया है, तो आम आदमी से वसूल किया जाएगा। चाहे वो आप देखो, जैसे अभी मध्य प्रदेश में वो सिर्फ से बच्चों की डेथ हुई, अनफॉर्चुनेट है ना, वो एक फैक्ट्री, वैसी ही फैक्ट्री बद्दी में भी हैं। अब वो वहाँ पे कैजुअलिटीज हुई तो उन्होंने यहाँ पे सारी इंक्वायरियाँ मार्क कर दी, ठीक है, सारी कब से बंद कर दी आज की डेट में कि बद्दी में नहीं बनेंगे। लेकिन अगर वो नहीं होता, चला था। कोई भी चीज हमारे देश के अंदर तब जाके कंट्रोल में आती है या इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनती है। ना यूथ सेफ, ना बच्चे सेफ, फिर कौन सा सिस्टम है भाई? जब तक कोई कैजुअलिटी नहीं होती है तब तक यहाँ सब कुछ चल रहा है। बलि चाहिए पहले बड़ी ले लो। अगर बस एक्सीडेंट होगा तो पूरी जांच होगी, ठीक है। अगर कोई सड़क टूट जाएगी तो उसकी जांच होगी। जब तक नहीं टूट रही है तब तक सब ठीक है, ठीक है। दवाई में कोई अगर कोई मर गया, कोई कैजुअलिटी होगी तो जांच शुरू हो जाएगी। लेकिन आप सोचो कि उसका लाइसेंस किसी ने तो दिया। मैं जो लड़ाई लड़ता हूँ, जिसके लिए मेरे को सारा दिन ये आलोचना करते हैं कि ये फलाना उसका चेहरा है, फलाने के लिए करता है, फलाना करता है, मैं किसी से बात नहीं करता, ये मेरे फ़ोन पड़े हैं। कोई एक नेता का फ़ोन मेरे को सारा दिन में आता हो तो बता देना, मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि मेरा ज़िंदगी का अपना एक्सपोजर इतना है उदय भाई कि मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करता हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को पैरालाइज किया जा रहा है और उस चीज़ों को पैरालाइज होने से किस प्रकार रोका जा सकता है। मैंने आपको शुरू में बोला कि कोई मुझे एक अधिकारी बोल दे कि मेरे कमरे में अरविंद कंवर आया था और मुझे बोला कि ये मेरा एक कागज़ पड़ा है, इस एड्रेस पे, इस मेरे कंपनी के अकाउंट में किसी से चेक दिलवा दो। मैं नटशल में तो बात यही आई भाई कि सरकारें हिमाचल में बदलती रहती हैं, हिमाचल नहीं बदलता है, उल्टा रिवर्स गियर में जा रहा है। एब्सोल्युटली। और अब हम ज़्यादा रिवर्स गियर में जा रहे हैं क्योंकि मैंने बोला ना कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद से जितना भी नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में आ रहा, अनफॉर्चुनेटली, मैं बड़े क्लियर बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो एक्सपोजर नहीं है। उन्होंने वो दुनिया ही नहीं देखी है कि दुनिया कहाँ जा रही है। ये जो विदेश यात्राओं पे जाते हैं, कुछ नहीं, मिथ है। मैं कुछ मेरे मालिक मैं कुछ आपको बोलूंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हेल्थ में ये आपके उद्योग मंत्री विदेश जाके आए, ये जापान जाके आए, ये वियतनाम जाके आए, ये हांगकांग जाके आए। मुझे बताओ वियतनाम से क्या आएगा, मुझे बताओ हांगकांग से क्या। मैंने देखा हांगकांग क्या है वहाँ पे। आप एम्बेसी में अंदर बैठ के वहाँ पे 20 लोगों की गैदरिंग के बीच में आप एक भाषण दे के आए थे जहाँ पे आपने 5 बंदे बिठाए होते, ये है उसकी फोटो। मुझे बताओ इसमें कौन इन्वेस्टर आपको नजर आ रहा है? बातें हैं ना, फिर बातें कर लेते हैं। आज कहना आसान है उदय भाई और लगेगा भी करवा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये फोटो है, ये डेलीगेशन खड़ा है, ठीक है, उस तरह दिखाइएगा। ये डेलीगेशन खड़ा है, क्लोजअप पे लीजिएगा, ठीक है। ये डेलीगेशन खड़ा है, इंडियन हाई कमीशन में खड़ा है। आप मुझे बताओ कि इस डेलीगेशन में कितना डेलीगेशन का हिस्सा जो गया यहाँ से और कितने वहाँ पे वो लोग खड़े हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में तत्पर है। हमारा कितना पैसा बर्बाद हो, वो तो अभी बताएंगे सरकार जब कोई पूछेगा। और वो पूछेगा कौन, ये अपना अपने सवाल है। सवाल पूछने से विपक्ष भी नहीं पूछेगा क्योंकि विपक्ष 5 साल बाद तो हमने जाना। विपक्ष की सरकार आने उन्होंने नहीं जाना। जयराम ठाकुर एक बार जर्मनी गए, इन्वेस्टमेंट मीट के लिए गए, लाइव चला दिया किसी ने वहाँ से, लाइव चला दिया। और मैंने उस लाइव में देखा 15 लोग नहीं बैठे हुए, मैं गिन रहा था, 15 लोग नहीं बैठे हुए थे वहाँ पे उस लाइव में।
मुझे बताओ जर्मनी, मतलब आप ये भी बिजनेस क्लास में और विद फैमिली गए थे बिजनेस क्लास में भाई। आप यार मुझे नहीं पता, आप आम आदमी हो, आप एंटाइटल नहीं हो, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कि मेरे को दिवाली के लिए 3,000 रुपये एडवांस दिया जाए। आप कहाँ है एंटाइटलमेंट की बातें करने पर? बिजनेस क्लास एंटाइटल होती है, फैमिली नहीं होती है। आप लोगों को भीड़ चाहिए उस वक्त जब हजारों की तादाद में आपको भीड़ चाहिए होती है, और नारा आप लगाते हो कि रैली नहीं ये रेला है। असल में रेला और फेरा तो आप लोग दे जाते हो, वहाँ पर आपको भीड़ चाहिए जहाँ पर उस भीड़ के सपने होते हैं ना, वहाँ पर आपको चुनिंदा 10-15 लोग मिलते हैं। खैर, इसी तरह से एक और इशू था, अपने कर्नल धनीराम शांडिल जी जाने वाले थे। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कर्नल धनीराम शांडिल चूंकि 80 साल के हैं, तो शायद उनकी फैमिली इसलिए उनके साथ जा रही होगी, जस्ट टू टेक केयर ऑफ एल्डर पर्सन, है ना। अब किसने उसका, देखो आप देखो, मजे की बात है कि कर्नल धनीराम शांडिल के साथ साथ रोहित ठाकुर विदेश जाए, हर्षवर्धन विदेश जाए, विधानसभा के अध्यक्ष वो विदेश जाए, ठीक है। इसके अलावा कई MLA विदेश जाए, ठीक है। लेकिन कर्नल धनीराम शांडिल का विदेश जाना जो मुद्दा बन गया। लीक कहाँ से हुई खबर? सोचो, चाहने वाले आप मुझसे पूछ रहे शुरू में क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? आप मुझे बताओ वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? किसने कर दी ना लीक? किसने की? जो कर्नल धनीराम शांडिल का चाहने वाला होगा उसे कर दी, और वो इसलिए कर दी होने की हो सकता है उसका नाम ना हो उसमें जाने वाले ग्रुप में। ऐसा हो सकता है ना, 12 दाना पहले लिखो जाओ, फिर कुछ अफसर बोलिया कि नहीं 12 दादा बजट है नहीं 10 करना पड़े, फिर 2 कटी थे, फिर जेडे 2 कटे ना बोले बच्चों फिर दिख तो भी नहीं जानता। चिट्ठी तो मैं पढ़ी हुई है पहले दी, खेलने नहीं देंगे, है ना, पुरानी कहावत है। फिर से होया, फिर शांडिल हो रहा था, गए नहीं गए ना हर्षवर्धन पूछिए। चलो भाई, लास्ट वाली तरफ आ रहा हूँ। इन हालात में लगता है कि हिमाचल कहीं निकलेगा। हिमाचल जिसको कहते हैं ना कि बड़ा हिम का आंचल है, सारा सूखा पड़ गया भाई। अगर ये पिछले 8 सालों में तो ऐसी की तैसी है, अगर वो देखा जाए तो रूटीन में कोई चीज़ हो नहीं पा रही जो आम आदमी के साथ जुड़ी हुई चीज़ हो। वो चीज़ें हो रही हैं जो बीजेपी को सूट करती हैं, बीजेपी के लिए फ्रूटफुल है, कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल है। आम आदमी की जो फुटबॉल है उसमें क्या है? देखो, हमारे ना सिस्टम की एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है उदय भाई, कि यहाँ सरकारें 5 साल बाद चेंज हो जाती हैं। ट्रेजेडी हम लोगों की है फिर? नहीं, सिस्टम की ट्रेजेडी वो इसलिए है कि नेता सोचता है कि यार मैं जितना मर्जी कर लूँ वापस तो आना नहीं, तब फिर सत्ता सुख भोग लिए। विपक्ष बोल रहा है मेहनत क्यों करनी, 5 साल तक चली और अगली बार तब ही आई आना। बहुत बढ़िया गल, बहुत बढ़िया गल, सोच नहीं सकला पर, है ना। तो साहब बोल दे कि जहाज गया, हेलीकॉप्टर नहीं उतरिया, नहीं जहाज ही गया, जहाज ही गया। तो विपक्ष जाते सारे ने। अच्छा, मैं तो मुझे एक और फैसिनेशन है विशाल, मैं चाजी तो उतरदा ना कर, चाजी तो उतरने बाद मैं फिर चाज दिखता रहता बाहर खड़ोई के, जो फैसिनेशन है मुझे। तो मैं जल्दी तक से बाहर नहीं निकलना ना, मैं उड़दे जहाजा भी दिखता रहता, थल्ले उतरते जहाजा दिखता रहता, अपने जहाजा भी दिखता जिसते मैं उतर के आया होंदा, 9 घंटे बैठी के आया होंदा, 10 घंटे फिर दिखता रहता उसको कि अच्छा मिस्टर खुरक, फिर ये भी सोचता रहता कि द्वारा गाली चढ़ना है, कि सोचता बाहर भी आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो भी यही खुरक है कि 5 साल बीजेपी बैठानी, 5 साल कांग्रेस बैठानी, फैसिनेशन, यही शब्द यूज किया। फैसिनेशन लोगों यो लगदा फैसिनेशन दा मतलब क्या होंदा? फैसिनेशन मतलब तो छड्डा पहले गल्ला परा लोगां यो लगदा है कि उन्हां बनाई +2 पास है बड़के दसी दिया कर, मुझे पता तो कॉलेज चढ़ने सुए दो है, तो हमें जमा समझाया ना करना पड़ा गा चला साहब लोग लगता है कि 5 साल ये आई हूँ ना, सत्ता वाले बोलते कि उन 5 साल तो आई है, तब भुगती लो, गाला तो फिर भी पोनी है ना। कड़े विपक्ष वाले बोलते कि भाई रहो 5 साल बाद ही आना है, जिंगे बीच बीच कोशिश की थी, सबना लगा कि हंसी हूँ फटाफट ही आ जाना सधेंगे बाहर कुछ दा सुपना होगा बड़ कई सुख भाइयां दा भनते झाड़ छुड़काते जिस सुपने वाले ते बीजेपी च कुछ दा सुपना था कि मैं होने जाना। मुझे लगा था सर मंडी वाला कुछ ज्यादा जल्दी बोले भी प्यागा ना हो तो है फटाफट ही बोली थी, और उससे ना काउंटिंग में नहीं की निकलने सिंगे उतरी है अफसर ये जेडे नौ थे त्रै ता चलो एस्टैब्लिश त्रै ता अपू ही बदली ले ली ना अपनी, है ना। ये बाकी क्या तकलीफ होंगी बड़ गई, हुन क्या बन गया इन्हां दा? देखा हुन ता राम ही जाने कि क्या बनेगा, क्योंकि टिकट देनी है ना इन्हां दिंगे द्वारा अपने कैटरी तैसी ता ही फिर लई ना। देखा टिकट ता मुझे लगा था 2-4 तो मिल ही जाएंगी,
9 नहीं मिलनी है पूरे 9 जो था नहीं मुझे लगता मिल गई। इस पर तो मैं डाउटफुल है, क्योंकि फिर ना अगली बार एक बड़ा तगड़ा एक लाइन लगानी है ना, विनेबिलिटी काउंट्स। तो विनेबिलिटी काउंट से फिर बोलना हमारी एक एजेंसी है, उसने सर्वे करवाया है, उस सर्वे में आपका नाम तीसरे नंबर पे आया है। दिखा ना सुखू भाई बड़ा तगड़े वक्ता रहे बोली सकते कि सुखू भाई पहले बोली था बोले जिथु जिथु मार मारा जिथु जिथु दूमा साहब दे बंदे ने है ना डायरेक्ट मंडी सारा चली गया कि दूमा साहब दे रहंदी खुदी जड़ा भी साफ करनी अनुराग ठाकरे ही जड़ा साफ करनी है। तां हुण ये जड़ा तां अपनी इन्हां दी लई पईयां काम ना, ये भी हकीकत है। बड़का मैं कई बार ये सोचदा कि ये जेह्ड़े बीजेपी वाले सोचा दे ना कि हाँ सही जेह्ड़ी पहली गल कीती 50 साल बाद रिपीट हाँ करी आना बाय डिफाल्ट ही करी आना, समझ इ'यां लग्गा कि इस चक्कर च घुम्मा दे कि बाय डिफाल्ट हाँ करी आना, तो बाकी जेह्ड़े बड्डे नेता इन्होंने साइडा करी दी है, तो इ'यां ना होई अगली बार भी फिर सुक्खू भाई रिज पर ही खड़ोते होन कने थल्ले बैठे होन ये थल्ले बैठे होन कने फिर गाना कने पीछे गाना चलियो क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे राज में। बेवफा तेरे राज में गल तो जायज है, पर भाई हुण चला चलते चलते बढ़ के ही मतलब कोई एक ऐसी उम्मीद नजरी आवा दी कि जियां बदलां ते तां जहाज निकलदा तो सी आना है ना, तो साड़ा भी जहाज निकलदा कुछ कि इ'यां करी बड़ा अच्छा नीला अंबर होआ कि साढ़े न्याणे रोजगार होआ है ना, जेह्ड़े पारिवारिक रिश्ते टुटा दे और चीज़ां टुटा दी जिस कुछ जुड़ाव आऊंगा। देखिए बड़का भी जो हाले तक तो टर्बुलेंस ही नजर आ रही है, टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस में जो आई एंड वाली टर्बुलेंस नजर आ रही है, बदल कुछ ज्यादा गणे ना, मैं इसी करके अगे वाली सीटा पर बैठदा, अगे वाली सीटा पर ना झटके घट लगदे, पिछे कदे टेला पर बैठा ना तो इ'यां लगदा कि अज ही राम राम हो जाना है ना, हाले तक तो मैं अगे वाली सीटा पर बैठा पर मुझे टर्बुलेंस तो फील होती है, टर्बुलेंस है, मतलब भगवान ने इतनी मेहर की है कि हम आगे वाली सीट पे बैठ लेते हैं, पर है नहीं पता क्या है। मैं हाले तक तो आपको सोचा कि मुझे कोई ऐसी स्कीम नजर तो आ दी नहीं, 3 साल तक भी कंप्लीट होने आई है, कोई स्कीम नहीं नजर आ दी जी ऑल ऑफ सडन आखिरी साल च धरातल पर आई नहीं है, कहीं अचानक कि उसे लाइन लगी होने कि आओ रोजगार ले जाओ, है ना, आओ अब तो हमने कल भी ना इना मनी लिया कि बीजेपी आई आंदी है पावर है ना मरे सर पे चुक्की ने फिर कांग्रेसियां दे गले बड़का है तो बीजेपी आने गल करे, मैं तो दसदा एक बार तेरी स्कीम चलनी है ले क्या सुखो हो रहा ना कर्मचारियों के डीए नहीं दिते है ना, कने मिंजो को दसा बोले कि 12% हुई है, कने बड़े बच्चे बड़ी जनानियां 1500 भी नहीं गए ना, मुझे लगा आखिरी साल इन्होंने डीए भी खोल देना 1500 भी खोल देना, कने फिर नारा ला देना कि देखिए अगर आहानी ना आए दोबारा तो ना बीजेपी वाले के सारे बंद करा वो मेरी ये कमाई है तो भी काट दो सुखू भाई ये मुकाबले दे बंदे ना मुझे ये साकू मुझे स्कीम ना दी यही लगा दी है ना, कने बीजेपी वाला फिर सही खड़ोना देखिए कि ये क्या होया ने पता लगा बीजेपी की जेह्ड़े नेता है ना उन्हें लाड़ियां भी 1500 आई सही बोला कि हूं तो मैं भी नहीं पाती तो जो वोट नहीं गप थोड़ी जायज है। खैर और तो नहीं ना चला तो अरविंद कंवर और मैं तो बोले ना नारदे वाला रोल लगी है ना, नारदे वाला रोल पता हूं तय तुहां करना है कि इन्हां दी जेह्ड़ी इस वेला तक बोलवाणी थी इस राक्षस कौन थे देवते कौन हैं कने राक्षसां दी कैटेगरी च अफसर कौन हैं है ना, क्योंकि इन्हां दी कुत्ती भी बड़ी गल्लां च इन्हां ऐसे ऐसे कोड वर्ड मारे कि ये है तो जज तुसां करना है कने बड़का उन्होंने गलबात कदे ही करी लगी चंडीगढ़ ते आए हो बड़ी बड़ी मेहरबानी तुहां भी साढ़े लाड़ू स्वाड़ू दिखी ले जो मैं तब तो दस रहा कि मुझे तो खुरक लगी कि मैं हुण जाके इंटरव्यू देना कने पुयो फिर फसाई लेना है आया था मैं चरखे सा श्रद्धांजलि देना आया है बाली हो रहे हो पर चला हूं तो हम मेरी बड़ी ले ली आज बाली साहब मतलब मैं तो दसा मेरा बाली साहब कन्ने बड़ा गहरा रिश्ता रहा, तो हाँ भी मेरे कन्ने यहाँ भी एक बार गए ना दिल्ली, बाली साहब का एक था कि बाली साहब का एक्सपोजर बड़ा खतरनाक था, नेटवर्क इतना जबरदस्त था वो मुकाबला नहीं कर सकता कि तो हम मुकाबला नहीं कर सकते कोई भी नहीं कर सकता। समय तो पता बाली साहब की पुण्यतिथि पर जन्मदिन पर मैं अपने एक वीडियो भी जारी किया उसमें बोलिया भी था कि उन्होंने सा मुकाबला नहीं करता सही उन्हें जो दूजे लोगों ते टांदे है थोड़े जे अगर सर राजनीति च भी उस तरीके से चले होंगे ना तो बाली साहब तो बड़ी पहले बनी कुछ और होते हैं ना, तो पर चलो जो एक्सपोजर था मैंने बड़ा कुछ सीखा उनसे, जो एक्सपोजर था बाली साहब का वो एक्सपोजर हिमाचल में बहुत कम लोगों में है। कम एक गणाई दिया एक तो है मुझे पता है कौन ना नहीं लाना फिर कंट्रोवर्सी हुई कंट्रोवर्सी हुई जेह्ड़ी चलो ठीक है कंट्रोवर्सी जेह्ड़ी सोशल है ना सह जरूरी है तो इन्हां बड़ियां चीज़ां ऐसियां हो रही जिस तुहां जो जज करना जरूरी है कने एक बारी मेरी फिर रिक्वेस्ट रहनी है कि
ਹਾਂ ਲਾਈਟਰ ਮੂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੂਹ ਕਰਗੀ ਸਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਗਰਭਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ सम्मान है, हक कितना है क्या है, से तुसा तय करने को, अपनी राय जरूर करने देने। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।